आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के MRFA प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि MRFA प्रोग्राम को लेकर के रिसेंटली कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी गई हैं और कैसे अगले 2 महीने MRFA प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि भारत के पूर्व वायुसेना के जो अधिकारी हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं इस समय किस एयरक्राफ्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। क्या MRFA का जो समीकरण है एक बार फिर से बदल चुका है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जो MRFA प्रोग्राम है इसको इनिशिएट कर चुकी है और इसमें जो जरूरी कार्यवाही हैं वो शुरू भी की जा चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बाकायदा भारतीय वायुसेना काफ़ी अथक परिश्रम भी कर रही है कि जल्द से जल्द ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा किया जा सके। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब से वर्ष 2019 में जो RFI है वो इशू करी गई है उसके बाद से कोई मेजर डेवलपमेंट देखे नहीं गए हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पहुंच चुकी है, जहां पर बहुत जल्दी उन्हें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है प्रोग्राम के लिए वो प्रदान कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये एक क्रिटिकल माइलस्टोन होगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अगले 2 महीने में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये इंडियन एयरफोर्स को मिल सकती है। या अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो 2 से 3 महीने का समय अभी लग सकता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने में। एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त होगी उसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिए जाएंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम की एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो तकरीबन $20 बिलियन की आकी गई है, जहां पर इस लागत में भारतीय वायुसेना के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाएंगे। रिस्पॉन्स की बात करें तो MRFA प्रोग्राम में कुछ इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और अगर इनमें हम बात करें RFI के हिसाब से तो इसमें जो प्रबल दावेदार है वो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन मानी जा रही है। इसके अलावा अमेरिका की बोइंग ने और लॉकहीड मार्टिन ने भी भारत के RFI का जवाब दिया है। स्वीडिश फर्म साब ने भी भारत के इस प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है, और रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है ये भी अपने MiG-35 और Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कंटेंडर्स हैं इस समय अपनी जान को झोंक चुके हैं। एक तरफ जहां यूरोफाइटर कंसोर्टियम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने एग्रेसिव ऑफर्स को भारत में पिच किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बोइंग है वो भी F-15EX को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है, और डसाल्ट एविएशन तो कोई कसर छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं रही है। अब अगर हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की बात करें तो जो भी फॉरेन एरोस्पेस कंपनी सेलेक्ट करी जाएगी उसके लिए एक काफ़ी अनिवार्य चीज़ होगी कि भारत में वो किसी पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे, और उस पार्टनर के साथ ही MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि भारत ये चाहता है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इसका जो कुछ प्रभाव है, कुछ जो फ़ायदा है वो हमारी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलना चाहिए, और भारत इस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। और इसीलिए जो भी कंपनी सेलेक्ट करी जाएंगी MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत वो भारत में ही किसी भारतीय पार्टनर के साथ मिल करके एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाली हैं। जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये जैसे ही ग्रांट कर दी जाती है उसके तुरंत बाद जो RFP है यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला सवाल कि भारत के इस बड़े प्रोग्राम में कौन हमें विनर होता दिखाई पड़ सकता है। करते हैं बोइंग से। दोस्तों, बोइंग पहले अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब भारतीय नौसेना से इनको झटका लगा तो अब ये माना जा रहा है कि F-15EX को लेकर के बोइंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के दौरान ये माना जा रहा था कि बोइंग एक एग्रेसिव जो ऑफर है भारत के सामने पेश कर सकती है, जहां पर वो अपने F-15EX यानी जिसको अब ईगल 2 के नाम से जाना जाता है वो भारत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और कस्टमाइजेशन को लेकर के भारत से बातचीत भी हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
हालांकि एक बीच रिपोर्ट ये ज़रूर सामने आई थी कि बोइंग इस समय ये चाहती है कि वो महिंद्रा डिफेंस के साथ कोलैबोरेट करें और इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में ही किया जाए। जी हाँ, बीच में रिपोर्ट सामने आई थी कि बोइंग इस समय जो पार्टनरशिप है महिंद्रा एरोस्पेस एरोनॉटिक्स लिमिटेड या ये कह लें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से, वो अनाउंस कर सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो बातचीत है वो इंडियन फर्म के साथ चल रही है और अगर F-15EX को यहाँ पर विनर घोषित किया जाता है तो ये चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर साबित हो सकती हैं, क्योंकि F-15EX की बात करें तो इन्हें दुनिया के फास्टेस्ट फाइटर जेट का तमगा भी मिला हुआ है और ये अपने साथ 22 की संख्या में जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। भले ही ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पुराना है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आज भी ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि जुलाई 2020 में खुद यूएस एयरफोर्स के द्वारा 144 की संख्या में जो F-15EX हैं इनका ऑर्डर दिया गया था ताकि ये F-35A की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस कर सकें। अब अगर F-15EX के बाद दूसरे प्रबल दावेदार की बात करें तो वो है यूरोफाइटर टाइफून। दोस्तों, यूरोफाइटर टाइफून ने MMRCF-1 में राफेल को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और एक बहुत छोटे मार्जिन से ही राफेल वहां पर जीता था और इसीलिए अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि MMRCA-2 या MRFA में वो यूरोफाइटर टाइफून जो है वो राफेल को हरा सकता है और बाकायदा इसके लिए जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है उसने भारत में इनके ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर के जो बातचीत है वो भी करनी शुरू कर दी है। और एक बीच तो रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि राफेल से तकरीबन 30% कम दाम में ये जो एयरक्राफ्ट हैं भारत को ऑफर किए गए हैं और इनमें यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए भी तैयार है और उनको इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चली थी कि अब इस पूरे प्रपोजल को खुद यूके के द्वारा लीड किया जा रहा है, यानी यूके का जो डेलीगेशन है वो भारत के साथ प्रत्यक्ष तौर पर इस विषय पर बात करेगा और उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उनके टाइफून को खरीदेगी। अब तीसरा और सबसे प्रबल दावेदार जिसको यहाँ पर अभी माना जा रहा है कि वो इस कंपटीशन को जीत सकता है वो है डसाल्ट राफेल F4 स्टैंडर्ड। जी हाँ, राफेल F4 को लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट्स काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो भारत के इस रेस में विनर साबित हो सकता है। पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं उन्हें इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। भारत ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लगातार विकसित हो रहा है। राफेल के जो इंजन्स हैं इनका निर्माण भारत में ही किया जाना है, जो कि हमें एक मॉडिफाइड वर्जन के तौर पर देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल एमका में किया जाएगा और आने वाले समय में सैफ्रॉन ने अनाउंस कर ही दिया है कि ये जो इंजन होंगे अपग्रेडेड, इनका इस्तेमाल राफेल में भी किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें राफेल को काफ़ी प्रबल दावेदार के तौर पर प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा जो MRO फैसिलिटी है उसको लेकर के जो बातचीत है वो भी चल रही है और हाल ही में डसाल्ट एविएशन को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि अगर 100 से ज़्यादा की संख्या में ये एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है या इनकी संख्या अगर 80 से 100 के बीच में भी होती है तो इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो हमें भारत में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें राफेल के हित में जा रही हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर विनर कौन घोषित होता है। कि अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।